यार बैठ जाओ, बैठ जाओ। भारतवर्ष के युवाओं के आशा की किरण बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी, बहुत ही सम्मान के योग यहाँ के पंजाब के चंडीगढ़ के प्रभारी रणधीर बेनीवाल जी, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट युवा शाखा के उदयवीर जी, और आप इस इलाके से आए हुए भाई और बहनों, आप सबको पता है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का इलेक्शन है और अपनी वोट 5 तारीख ने पड़ेगी। सोच समझ के वोट डालना, हमें कभी फिर पछताना ना पड़े, हमें फिर से रास्ते रोकने ना पड़े, आंदोलन करना ना पड़े, फिर से अश्रु गैस के गोले हम पे ना छोड़े जाएं, फिर से लाठियां हम पे ना बांधी जाएं, फिर गोलियां हम पे ना बरसें। अगर अभी से सोच समझ के वोट डालोगे तो आने वाले रास्ते हमारे लिए अच्छे होंगे, हमारा भविष्य अच्छा होगा। साथियों, ये देश अंग्रेजों के गुलाम था और अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए, देश की आजादी लाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे और ये देश आजाद हुआ था। देश की आजादी के बाद इस देश के लोगों को नए कानून की जरूरत थी, देश के लोगों को संविधान की जरूरत थी, एक विधान की जरूरत थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को नया संविधान दिया और नया संविधान कितना खूबसूरत दिया कि जनता की सबसे बड़ी ताकत है, जनता में सबसे बड़ी ताकत है, जनता जनार्दन है। और इसलिए कहा कि महलों में रहने वाले राजा, महलों में रहने वाली रानी और झोंपड़ी में रहने वाले कमेरे वर्ग का किसान और मजदूर, दोनों की वोट बराबर है, उसकी वैल्यू बराबर है। और एक राजनीतिक लोगों को 5 वर्ष में लोगों के बीच जाना पड़ेगा और अपनी फिर से विश्वास अर्जित करना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को धन्य है ऐसा विधान देने के लिए, संविधान देने के लिए। साथियों, इसलिए प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि है और जब जनता सर्वोपरि है तो मेरे दोस्तों, आप हमारे मंदिर हैं, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, हमारे सालासर का धाम, तुम बालाजी के मंदिर हो। सबके सामने मैं भी जैसे मंदिर के आगे खड़ा होकर के अपनी अरदास करने के लिए आया हूं, मैं अपनी दरखास्त आपके सामने देने के लिए आया हूं और आकाश आनंद जी और रणधीर बेनीवाल जी को साथ लेकर के आया हूं। और मैं कह रहा हूं, ये मेरे मंदिरों, मुझे मेरी दरखास्त पे गौर करके हरियाणा विधानसभा में बहन मायावती जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साझे उम्मीदवार होने के नाते चश्मे के चुनाव निशान वाला बटन दबा करके विजयी बनाना। साथियों, मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि राजनेता, राजनीतिक लोग वोट लेते और खिसक जाते हैं, परंतु ये भी देखने को मिलता है हमारे बहुत से नौजवान 10 साल में हमसे जुदा हुए, बहुत से बुजुर्ग हमारे बीच में नहीं रहे और ये राजनेता लोग किसी के दुख सुख में नहीं बढ़े। परंतु मुझे इस बात की खुशी और कहते हुए गर्व हो रहा है
कि मैंने इस इलाके की पूरे जिले की नहीं, 2-2 जिलों में अगर मुझे ये पता लग गया किसी के घर में दुख है तो मैं दौड़ा दौड़ा आया और मैंने आकर के हौसला बढ़ाया। अगर मैंने पता लगा आपने मुझे ब्याह की चिट्ठी दी, दसूटन मकलावर मुहूर्त की चिट्ठी दी, तो मैं आपके दौड़ा दौड़ा आके रिवाज निभा के गया। परंतु मेरे साथियों, आगे भी मेरी यही कहबत है और मैं भरी सभा में कह के हाथ उठाता हूं कि मैं हारूं जीतूं, परंतु मेरे दुख सुख आपके साथ साझे रहेंगे। और मुझे इस बात के लिए आपसे जरूर पूछना है कि मैंने जब आपसे ये कह दिया मैं आपके दुख सुख में साझीदार बनूंगा और बन के आपके बीच में रहूंगा, तो आप भी कुछ मेरा सहयोग अब करोगे कि नहीं करोगे? अगर आप करोगे तो मेरे साथियों दिन थोड़े रह गए। अब रात दिन कड़ी मेहनत कर दो और जो भी भाई हमसे रूठा है, कहीं पे हम पहुंच भी नहीं पा रहे, सब जगह पहुंच जाओ। और आप लोगों ने अपने आप को बहन मायावती जी, आकाश आनंद जी, रणधीर जी बेनीवाल, ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला समझ के चुनाव लड़ना है। बाकी के दिन जो हमारे लिए हैं बहुत निर्णायक होंगे, परंतु ये भी ध्यान रखना 25 तारीख को हम चौधरी देवीलाल का जन्मदिन आए बार हर्षोल्लास से मनाते हैं। अब की बार हमने फैसला लिया है उचाने की मंडी में मनाएंगे, उसके लिए आप सबको निमंत्रण देता हूं। और साथियों, हमारी मुख्य अतिथि उस रैली में जो देश की सबसे बड़ी रैली होगी, बहन मायावती जी होंगी। और बहन मायावती जी जब दहाड़ेंगी, इस भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का कुशासन का सिंहासन हिल जाएगा और इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का उस दिन राज बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आकाश आनंद जी का और रणधीर बेनीवाल जी का अपने राजौंद की धरती पे स्वागत करता हूं और आपका भी अभिनंदन करता हूं कि आप इतनी तादाद में पहुंचे। धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में हमारी सभी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, उनके साथ साथ आज यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारे जोशीले सभी युवा साथियों, जिन्होंने आप सबने अपना कीमती समय निकालकर आज हम सबको यहां सुन रहे हैं, आप सभी का मैं एक बार पहले तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस विशाल चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए जो हमारे बसपा और इनेलो के सभी पदाधिकारी एवं नेतागण और हमारे मूवमेंट की जान, हमारे मेहनतकश सभी कार्यकर्ताओं, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जो इसमें मेहनत करके इस चुनावी जनसभा को सफल बनाया, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, यहां हरियाणा में विधानसभा आम चुनाव के संबंध में आप लोगों के बीच में मुद्दे रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामा स्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने साथियों अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी एवं आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष से एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहां आज हरियाणा में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी
उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर यहां अपने बीएसपी मूवमेंट से जुड़ चुका हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व व कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, मैं हमारे अलायंस पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक व एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री चौधरी देवीलाल जी को भी तहे दिल से नमन करता हूं। साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और आईएनएलडी के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे गठबंधन की ओर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार श्री अभय सिंह चौटाला जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। लोग पीछे साथ ही मैं यहां आप सभी के चहीते, आप सभी के दिलों की धड़कन श्री रामपाल माजरा जी का भी यहां पर, जो आपके हलके से बसपा इनेलो गठबंधन के उम्मीदवार हैं, मैं श्री रामपाल माजरा जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, इससे पहले मैं यहां पर चुनावी मुद्दे आप लोगों के बीच में रखूं, मैं यहां पर हाल ही में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सब कास्ट कैटेगराइजेशन के जजमेंट के बारे में बात करना चाहूंगा, जिसके संबंध में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हम सबको उसके बारे में आगाह करने का काम किया था। उसी संबंध में यहां पर बसपा और इनेलो के सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भारत बंद को भी पूरा बहुत सफल तरीके से भारत बंद भी किया था कुछ दिन पहले। साथियों, इस जजमेंट के तहत अब राज्य की सरकारें एससी एसटी के अंतर्गत अपने, यहां राज्य की सरकारें एससी एसटी समाज के अंतर्गत अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मर्जी से किसी भी एससी एसटी जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है और अपनी ही मर्जी से उससे वो आरक्षण का लाभ छीन भी सकती है। ये कहकर कि जिस जाति से हम आरक्षण की व्यवस्था छीन रहे हैं वो अब पैसे से संपन्न हो चुकी है, तो उसे आरक्षण की जरूरत नहीं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आरक्षण की मूल भावना प्रतिनिधित्व की है, समाज को आगे एक साथ बढ़ाने की है, लेकिन इसे ये लोग बार बार गरीबी हटाओ योजना बनाने की कोशिश कर इसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। साथियों, भाजपा और कांग्रेस की ये सोची समझी साजिश के तहत ये जजमेंट पास कराया गया है। साथियों, देश से ये आरक्षण खत्म करने के लिए उन्होंने ये पहला कदम लिया है। आदरणीय बहन जी ने ये इस फैसले पर सवाल उठाकर पूछा है कि भाई, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला है, क्या उनकी सामाजिक स्थिति इतनी बेहतर हो चुकी है, क्या उनके साथ भेदभाव खत्म हो चुका है? साथियों, ये एससी समाज को बांटने की शुरुआत की है, ये एससी समाज की आजादी छीनने की शुरुआत है, ये संविधान से छिड़काने की शुरुआत है। संविधान बचाने के नाम पर जो भाजपा और कांग्रेस मिलकर संविधान को बदलने का काम कर रही हैं, आदरणीय बहन जी ने इन सब से कहा है कि अगर आप यहां जो भाजपा की एनडीए वाली जो पार्टियां हैं और कांग्रेस की जो इंडिया अलायंस वाली पार्टियां हैं, जिसमें ये आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां शामिल हैं, अगर ये लोग सच में एससी एसटी समाज के हितैषी हैं, हमारे आरक्षण के हितैषी हैं, तो ये सब मिलकर पार्लियामेंट के जरिए रिजर्वेशन एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में डालकर हमेशा के लिए सुरक्षित करें। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की यह भी अब मांग है कि भाई अब जुडिशरी में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था तय होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे जजमेंट ना पास हो सके जिससे हमारे आरक्षण को खतरा हो। साथियों, कांग्रेस पार्टी की ओर से जब ये जजमेंट पास हुआ तो कांग्रेस पार्टी की ओर से जब हमने सवाल उठाए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सवाल उठाए कांग्रेस पार्टी से, सपा पार्टी से, आम आदमी पार्टी से कि भाई ये ऐसा जजमेंट पास हुआ है जिससे हमारा आरक्षण खतरे में आया है, आपका क्या इस पे स्टैंड है? तो जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी,
जो लोकसभा के इलेक्शन में गांव-गांव घूमकर संविधान की किताब दिखाकर आप लोगों से वोट मांग रहे थे, कहकर कि भाई हम आरक्षण बचाने आए हैं, हम आपका संविधान बचाने आए हैं, उनसे जब सीधा सीधा सवाल किया तो उन्होंने क्या किया, अपना बोरिया बिस्तर बांधकर सीधा विदेश निकल लिए और यहां पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी को आगे कर दिया। साथियों, खड़गे जी भी एक कदम आगे निकल पड़े और बोल दिए कि भाई रिजर्वेशन, आरक्षण तो पंडित नेहरू जी और गांधी जी की देन है। हमारी पहला सवाल, जब राहुल गांधी जी यहां पे उनसे सवाल किया जा रहा था, जब वो आपसे वोट मांग रहे थे, तो जब समय आया आपके आरक्षण को बचाने का, तो क्यों उन्होंने अपने मुंह पे चुप्पी सांध ली? क्यों उन्होंने कोई आपके लिए आवाज नहीं उठाई? कहां थे राहुल गांधी जी? कहां थे यहां पे कांग्रेस के सभी नेता? दूसरी बात, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी एससी समाज से आते हैं। वो अगर बाबा साहब के संघर्षों को नजरअंदाज कर एससी समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वोट बांधने का काम कर रहे हैं, वोट बांटने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब की मेहनत को नजरअंदाज करने का काम कर रहे हैं, साथियों, ऐसे लोगों को मान्यवर साहब कांशीराम जी ने एक नाम दिया था। जो हमारे समाज से आते हैं, हमारे समाज को बांटने का काम करते हैं, विरोधी लोगों को आगे प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों को मान्यवर साहब ने एक नाम दिया था। इन लोगों पे किताब भी लिखी थी। आप लोग जानते हैं मान्यवर साहब ने इन लोगों को क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? साथियों, चमचों के ऊपर मान्यवर साहब ने चमचा युग लिखी थी। मैं अपने सभी साथियों से दरखास्त करूंगा कि आप लोग ये किताब जरूर पढ़ें और अपने सभी समाज के साथियों को बताएं, जो लोग अपने समाज से आते हैं और कांग्रेस और भाजपा में वोट डलवाने का काम करते हैं। तीसरी बात साथियों, पंडित नेहरू जी और गांधी जी, आरक्षण क्या वो हमारे आरक्षण समर्थक कहां होते? वो आरक्षण इतने विरोधी थे, वो तो आरक्षण इतने विरोधी थे, वो तो दलित इतने विरोधी थे कि जब संविधान की कमेटी के सदस्य चुने जा रहे थे, तो हमारे समाज ने बाबा साहब जी को जिस लोकसभा से संसद में भेजने का काम किया था, तो पंडित नेहरू जी और गांधी जी ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी को उठाकर पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया था, ताकि हमारे बाबा साहब यहां की संविधान कमेटी में ना जा सके। तो साथियों, जिन लोगों से हमारे बाबा साहब नाबर्दाश्त हुए, क्या आपको लगता है कि उन पार्टियों के लोगों से हमारा आरक्षण और हमारा संविधान बर्दाश्त होगा? आप ही बताइए, क्या वो हमारे आरक्षण संविधान के विरोधी हैं? बिल्कुल साथियों, राहुल गांधी जी, हुड्डा जी, कांग्रेस, सभी के सभी बाबा साहब विरोधी थे, बाबा साहब विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी। साथियों, राहुल गांधी जी, हुड्डा जी और कांग्रेस दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी थे, दलित और आरक्षण विरोधी हैं और दलित और आरक्षण विरोधी। साथियों, आप सब कान खोलकर सुन लीजिए और अपने जितने भी कांग्रेस और भाजपा के लोग आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं, उन्हें बता दीजिए कि भाई संविधान हमारी पहचान है और आरक्षण हमारी आजादी। आप जैसे लोगों को छीनने नहीं देंगे, आप जैसे लोगों को छीनने नहीं देंगे। साथियों, कांग्रेस वाले तो इतने दलित विरोधी हैं, इतने दलित विरोधी हैं, एससी विरोधी हैं। आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि किस तरह आदरणीय कुमारी शैलजा जी के लिए यहां हुड्डा जी के लोगों ने कितने अपशब्द इस्तेमाल किए थे। आप लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले सुना था। साथियों, जो हमारे हरियाणा प्रदेश की इतनी बड़ी दलित नेता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस में समर्पित कर दिया, ये कांग्रेस पार्टी उस दलित नेता को सम्मान न दे सकी। अब आप ही बताइए, जिस दलित नेता ने पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, जब ये उसका सम्मान नहीं कर सकते, तो आपको क्या लगता है हमारी माँ बहन, हमारे भाई, हमारे बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर सकती है ये कांग्रेस पार्टी? जिस पार्टी ने हमारी दलित नेता का अपमान किया, समय आ गया है उसको यहां से जड़ से उखाड़ के फेंकने का। ऐसे कांग्रेस पार्टी को यहां पर टिकने नहीं देंगे। साथियों,
कांग्रेस पार्टी का तो सवाल ही नहीं उठता कि आप उन जैसे लोगों को यहां पर भटकने दे। परंतु भाजपा कुछ पीछे नहीं, भाजपा के लोग भी आप लोगों के बीच में घूमकर वोट मांगने का काम करेंगे और मीठी मीठी बातें करेंगे, कहेंगे 500 रुपया में गैस सिलेंडर ले लो, मुफ्त में बिजली ले लो, हम तुम्हें अब रोजगार देंगे। परंतु साथियों, इन्हें 10 साल हो गए सत्ता में बैठे हुए। हरियाणा की जनता ने इन्हें 10 साल लगातार सत्ता में बना के रखा है। परंतु अब आपको इनसे सवाल करना होगा जब ये आपके बीच में आए कि भाई 10 साल तुम्हें मौका मिला, हरियाणा की जनता ने तुम्हें 10 साल मौका दिया है, हमें सवाल चाहिए, हमें जवाब चाहिए कि हमारे यहां पर युवाओं के लिए क्या किया तुमने, क्या किया आपने हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, क्या किया आपने हमारे युवाओं के रोजगार के लिए, क्या किया हमारी आपने माताओं बहनों की चढ़ती हुई आसमान छूती हुई महंगाई के लिए। साथियों, हर मुद्दे पे मैं आपको एक एक टिप्पणी छोड़ के जा रहा हूं, एक एक फैक्ट छोड़ के जा रहा हूं जिसके बल आप उनसे सवाल कीजिएगा। साथियों, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में यहां पे भाजपा की सरकार ने हमारे बच्चों के लिए 5000 स्कूल बनाने की बजाय जो खुले हुए 5000 प्राइमरी स्कूल थे वो बंद करने का काम किया। अब आप बताइए, एक तरफ हमारे यहां पर बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ ये भाजपा वाले हमारे बच्चों के स्कूल बंद कर रहे हैं। अब आप बताइए, क्या इन्होंने हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया कि नहीं? इतना ही नहीं साथियों, ये चाहते हैं गुलाम बनाना। जब बच्चा अनपढ़ रहेगा तो क्या करेगा? बाबा भैया जी ने सही कहा, उन्होंने सही कहा है कि जब हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो हमेशा गुलामी करेगा। इन लोगों ने हमारे पिछले 10 सालों में बच्चों को गुलाम बनाने का काम किया है। ऐसी सरकार को दोबारा अपने हल्के में घुसने मत देना साथियों, दोबारा घुसने मत देना। इतना ही नहीं साथियों, 2000 से ज्यादा यहां पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है प्रदेश में, परंतु इन 2000 से ज्यादा स्कूलों में, आधे से ज्यादा स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं छोड़े, जानबूझ के शिक्षकों की भर्ती नहीं करी ताकि अगर कोई स्कूल खुला हुआ भी है तो वहां पे हमारा बच्चा पढ़ ना सके। इतना ही नहीं, बल्कि जो कॉलेजेस में पहुंच गए हमारे समाज के बच्चे, SC ST OBC समाज के छात्र जो कॉलेज में पहुंच गए, उनके स्कॉलरशिप का भी पैसा 2017 से रोक रखा है। हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देते, उन्हें हमेशा गुलाम बनाने की कोशिश करी है। साथियों, ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया, आप लोग अपने हलके में, अपने गांव में, अपनी गलियों में घूमने मत देना, घूमने मत देना। समय आ गया इनको उखाड़ के फेंकने का, इनको बिल्कुल भी अपनी यहां पर घूमने मत देना। साथियों, इन्होंने सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ एक ही जगह तरक्की करके दिखाई है, वो है यहां पर आए दिन पेपर लीक की जो खबरें आती हैं, इन्होंने बस उसी में तरक्की करी है। हमारे यहां जितने भी युवा साथी हैं जिन्होंने भी सरकारी डिपार्टमेंट में जो नौकरियां निकलती हैं उसके लिए पेपर दिया है, उन्हें पता होगा कि कितनी बारी उन्होंने बेचारों ने मेहनत करके वो पेपर दिया और अगले दिन पता चला कि भाई वो पेपर लीक हो गया और इनको बहाना मिल गया वो सरकारी नौकरियां रद्द करने का। यहां पे जितने भी युवा साथी हैं अपना हाथ उठा के बताए कि कितनी बार तुम्हें अपने आप को निराश होना पड़ा, अपने मां बाप को बताना पड़ा कि मेरे को नौकरी नहीं मिली। साथियों, हकीकत तो यह है कि ये भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। एक सरकार में रहकर ऐसे काम करती आई है और दूसरी विपक्ष में बैठकर इन पे सवाल नहीं करती, इनको घेरती नहीं ताकि ये लोग ये अपनी हरकतों को सुधारे। तो साथियों, ये दोनों ही पार्टियां हमारे बच्चों की गुनहगार है, हमारे बच्चों के भविष्य की गुनहगार है। यहां बैठे आप लोगों सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप यहां पर अगर आप माजरा जी को जिताकर विधानसभा भेजेंगे तो जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यूपी में 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था, उसी तरह यहां पर भी श्री अभय सिंह चौटाला जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे आप लोगों की मदद से, तब यहां पर आपकी बच्चियों को भी मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया जाएगा। साथियों, आदरणीय बहन जी के शासनकाल में इतना ही नहीं, मुफ्त में शिक्षा ही नहीं बल्कि 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज,
200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया था। उतनी ही तेजी से, उतनी ही संख्या में आपके यहां पर स्कूल और कॉलेजेस खोले जाएंगे, आपको बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी ताकि आपका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। साथियों, अगर हम आपको बताएं रोजगार के मुद्दे पे इनको घेरना है, जब ये आपके बीच में आए, हमारे युवा साथी मोर्चा खोल लें कि भाई बेरोजगार युवा भाजपा की देन। पिछले 10 सालों में इन्होंने इतना बुरा हाल किया हमारे युवाओं का। आज 40% हरियाणा का युवा बेरोजगार घूम रहा है। आप बताइए, ऐसा नहीं कि ये रोजगार नहीं दे सकते। साथियों, भाजपा की सरकार में आज अगर हरियाणा की सरकार में हम खाली पद देखें तो 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। ये चाहे तो हमारे सभी युवाओं को रोजगार दे सकती हैं, परंतु ये देना नहीं चाहती। इतना ही नहीं, जो कॉलेजेस में पढ़ाने वाले लेक्चरर्स हैं, वो 2000 से ज्यादा लेक्चरर्स पिछले 10 सालों से इनसे मांग कर रहे हैं कि भाई हम टेम्परेरी हैं, हमें कच्ची नौकरी दे रखी, आप हमें पक्का करिए। उनको भी ये नहीं सुनते। हमारे जो क्लरिकल वर्कर्स हैं, उन्होंने अपनी मांग रखी कि भाई हमारी 35,000 रुपए मिनिमम वेज कर दीजिए, उन्होंने उनकी भी नहीं सुनी। साथियों, जब 2000 से ज्यादा लेक्चरर्स परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं, 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है, इनके पास 2 लाख नौकरियां हैं देने को, परंतु ये सब नहीं करेंगे। ये ना हमारे बच्चों को रोजगार देंगे, ना हमारे पढ़ाने वाले शिक्षकों को परमानेंट करेंगे, ये ना ये 2 लाख पद भरेंगे। ये कौशल विकास निगम जैसी योजना चलाते हैं, जिसके तहत ये सारी जितनी भी पक्की नौकरियां हैं उनको कच्ची नौकरी बनाकर हमारे बच्चों का आरक्षण छीनने का काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों की नौकरियों में से आरक्षण छीनने का काम कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार रही है जो ऐसे काम और ऐसी योजना चलाती हैं, और दूसरी तरफ श्री अभय सिंह चौटाला जी की सरकार बनेगी जो आदरणीय बहन जी की सरकार से प्रेरणा लेकर यहां पर, जैसे आदरणीय बहन जी ने 90,000 से ज्यादा अधिक शिक्षकों को रोजगार दिया था, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती करी थी, 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती करी थी, 30 लाख से अधिक सभी अपर कास्ट समाज के विभिन्न जातियों के बच्चों को सरकारी नौकरी देने का काम किया था। उसी तरह श्री अभय सिंह चौटाला जी भी इतनी ही बड़ी संख्या में हमारे सभी युवाओं को यहां पर रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, इतना ही नहीं, आदरणीय बहन जी के समय में कृषि एवं संबंधित कार्यों में बहन जी ने मिनिमम वेज, डेली वेजर होता है, उसकी 55 रुपए से कमाई बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन कर दी थी। और हमारे सभी पिछड़े वर्गों के साथियों को जानकर अच्छा लगेगा कि उन्होंने क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था। आप सभी को उसी तरीके से आज के हिसाब से आप लोगों की आमदनी और आप लोगों की कमाई को दुगना कर दिया जाएगा अगर आप यहां पर श्री रामपाल माजरा जी को जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। साथियों, हमारे किसान भाइयों के लिए भी आदरणीय बहन जी ने रातों रात गन्ना खरीदी के दाम दुगने कर दिए थे। उसी तरीके से यहां पर आपकी फसलों के दाम यहां पर आदरणीय बहन जी की से प्रेरणा लेते हुए श्री अभय सिंह चौटाला जी भी आप लोगों के सभी की काम आमदनी, हमारे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी कर देंगे रातों रात। साथियों, तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो महंगाई का है। अब हमारे यहां पे ये जो भाजपा के लोग और कांग्रेस के लोग आके आपसे बोलेंगे कि भाई मुफ्त में राशन देंगे, महंगाई को एड्रेस करने के लिए, महंगाई से आपको बचाने के लिए कहेंगे मुफ्त में राशन ले लो, मुफ्त में बिजली ले लो, सस्ता गैस सिलेंडर ले लो। परंतु आप बताइए, क्या आपने किसी सरकार को इसलिए चुना कि आपको वो गरीब बनाए, आपको वो अनपढ़ रखे, आपको वो बेरोजगार रखे और भीख में आपको राशन दे? बताइए, हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हैं, आप लोगों ने अपना रात दिन एक करके अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाया कि आपके बच्चे जाके किसी सरकारी दफ्तर के बाहर भीख मांगे? नहीं। कटोरा देते हैं आपको, भिखारी बनाते हैं। अब आपका समय आ गया है, जब ये वोट मांगने आए तो वही खाली कटोरा इन्हें थमा देना और बोलना ये लो तुम्हारा।
साथियों ये मुफ्त के राशन की जो स्कीमें हैं ना, इसकी भी कीमत मैं आपको बता देता हूं। ये मुफ्त का राशन जो आपको महीने का देंगे, वो 1000 रुपए से ज्यादा का मुफ्त का राशन नहीं दे पाएंगे। ज्यादा हद करके भी ये 1000 से ऊपर का राशन नहीं देंगे। साल का 12,000 रुपया हो गया। मैं कहता हूं डबल कर दो, 24,000 रुपए का राशन देंगे ये आपको, ठीक। परंतु 24,000 राशन के बदले इन्होंने आपसे आपके बच्चे की नौकरी छीनी है। अगर आपका बच्चा रोजगार में होता तो वो महीने का 24 से 25,000 कमाता, ना कि साल का मुफ्त में 24,000 का राशन पाता। महीने का 25,000 रुपया मतलब साल का 2.5 लाख रुपया कमाएगा आपका लड़का, आपकी बेटी, और आपके झोले में भरने का काम करेगी। और इसी तरह साथियों, अगर आप यहां पर श्री रामपाल माजरा जी को अगर विधानसभा भेजेंगे तो आपके बच्चे की आमदनी को 2.5 लाख रुपए सालाना करके आपको अमीर बनाने का, लखपति बनाने का काम करेगी ये सरकार। साथियों, एक तरफ भाजपा और कांग्रेस आप लोगों को गुलाम बनाना चाहती है, आप लोगों को मजदूर बनाना चाहती है, आप लोगों को आपके भविष्य को तोड़ना चाहती है गुलाम बनाकर। और दूसरी तरफ साथियों, बसपा इनेलो का गठबंधन है जो आप लोगों को पल पल पर, कदम कदम पर मजबूती देना चाहता है, आपके बच्चों को रोजगार देना चाहता है, आपके बच्चों को शिक्षा देना चाहता है, आपको पूरा सम्मान देना चाहता है, आपके महापुरुषों को सम्मान देना चाहता है। तो साथियों, आप लोगों से मेरी ये हाथ जोड़कर अपील है कि इस मेरे साथ साथ खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी यही खास अपील है कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का वोट बहुत कीमती है। आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका इतना कीमती और महत्वपूर्ण वोट कोई डलने से रह ना जाए। साथियों, जाति, बिरादरी, धन, बल, मंदिर, मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसा ना ले आपको, और आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले। क्योंकि साथियों, देश के हर एक महिला, पुरुष को, वह युवा को यहाँ ये वोट का अधिकार पर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। मैं आपसे ये खास अपील करता हूं कि आपके हल्के कलायत से इनेलो के उम्मीदवार श्री रामपाल माजरा जी के चुनाव को आप अच्छी तरीके से लड़ाएं, जो यहां से लड़ रहे हैं, और उन्हें आप लोग वोटिंग मशीन पर इनेलो का चश्मे का चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर यहां भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें। साथियों, मेरी आप लोगों से, मेरे सभी युवा साथियों से ये फाइनल और ये आखिरी अपील है कि आप सबका समय आ गया कमर कसने का। साथियों, सत्ता छीनने का समय आ गया है आप सबका शासक बनने का समय आ गया है। जय भीम, जय भारत।